नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे युवा चेहरे, मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायक, टिमरनी के विधायक अभिजीत शाह से। यूं तो वो राज परिवार से आते हैं, लेकिन उनका रहन सहन बिल्कुल आम लोगों जैसा है और उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अभिजीत शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके राजनीतिक कैरियर को देखें तो आपकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य बीजेपी में भी हैं, आप स्वयं संघ से जुड़े रहे और अचानक आप कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आप विधायक चुनकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे यंग विधायक के तौर पर इस समय मौजूद हैं। तो एक युवा चेहरे के रूप में आप राजनीतिक इस यात्रा को किस रूप में आप लेते हैं? आप यहाँ तक पहुँचे, आपने क्या क्या देखा, कैसे देखा और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप आज की पॉलिटिक्स में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मेरा जो परिवार है वो शुरुआत से ही राजनीति में रहा है। मेरे पिताजी राजनीति में थे। मेरे जो सबसे बड़े काका हैं वो राजनीति में हैं। जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था वो खुद राजनीति में है। तो मेरा लगभग लगभग पूरा परिवार, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो मेरा पूरा परिवार ही जो है वो राजनीतिक परिवार रहा है। जनसेवा हमारा, मतलब ये सौभाग्य रहा कि हमें जनसेवा करने का मौका मिला है। और रही बात मेरी, तो मैंने ये चीज़ें बचपन से देखी हैं कि जनसेवा किस तरीके से की जाती है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब मैं एक्टिव राजनीति में आया 2016 में, आई गेस, तो मेरे लिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी। और आपने एक बात कही कि संघ से आप एकदम से कांग्रेस में आए, तो मैं बताना चाहूँगा कि संघ में मैंने प्रथम और प्राथमिक वर्ग किया हुआ है। 2008 में नागपुर के पास अकोला करके वहाँ हम लोग जाते थे जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन मैं कांग्रेस में मैंने ज्वाइन की थी पापा के साथ 2014 में। तो कांग्रेस में भी मेरा लगभग लगभग आप मान चलिए 11 साल हो चुके हैं मुझे। तो संघ की पृष्ठभूमि, वहाँ की विचारधारा, कांग्रेस की पृष्ठभूमि और विचारधारा, दोनों में बुनियादी अंतर है। और आप ऐसे नेता हैं जो खुलेआम स्वीकार करते हैं कि आप संघ की विचारधारा से जुड़े रहे और आज भी आपको शायद उस विचारधारा से बहुत गुरेज नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो बेस है वही संघ का प्रखर विरोध है। देखिए, मेरा मानना ये है कि कांग्रेस के अंदर अगर आप शुरुआत से कांग्रेस से पढ़ेंगे तो गरम दल नरम दल, हर तरह की विचारधारा, जो देश की विचारधारा होती है वही कांग्रेस की विचारधारा होती है। यही हमारा एक मूल वो था। और रही बात, तो मुझे नहीं लगता, मुझे 11 साल कांग्रेस में हो गया है, किसी भी एक भी हमारे नेता ने, सीनियर लीडर ने या व्यक्ति ने या कार्यकर्ता ने कभी मुझसे सवाल पूछा होगा कि आप संघ में क्यों गए थे या कैसा लगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं संघ में था तब भी मुझे ऐसे ही लगता था और आज कांग्रेस में तब भी मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे कोई खास अंतर नजर नहीं आता उसमें। कांग्रेस में रह के संघ को मिस किया आपने कि वहाँ की विचारधारा ज़्यादा अच्छी थी, बीजेपी में होते तो और बेहतर होते? देखिए, राजनीतिक विचारधारा मेरी कांग्रेस की है, धार्मिक विचारधारा मेरी संघ की हो सकती है। और मैं आज भी संघ के कार्यक्रमों में जाता हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने सवाल भी मीडिया ने उससे किया था। तो संघ के कार्यक्रमों में आज भी चला जाता हूँ मैं। ना वो मुझसे पूछते हैं कि आप वहाँ क्यों गए, ना मैं कुछ बोलता हूँ। तो ये कैसे बेमेल गठबंधन नहीं है, ये विचारों का बेमेल गठबंधन है। देखिए, मेरे चुनाव में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा हूँ और संघ के मेरे बहुत से साथी थे जो मेरे साथ मेरे पोलिंग बूथ तक में खड़े रहे थे। तो मेरी विधानसभा में आप कहें एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरी विधानसभा में, मेरे जिले में ऐसा कुछ खास मैं अंतर नहीं देखता हूँ। आप कांग्रेस के जो नेता संघ को प्रखर रूप से कोसते हैं, विचारधारा पर प्रहार करते हैं, और आपके पिताजी भी संघ की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा के प्रखर विरोधी थे, तो वो उससे आप अपने आप को सामंजस्य में पाते हैं या आपको लगता है कि ये अतिवादी विचार है जो संघ को कोसता है? देखिए, जब मैं 2008 में पहली बार संघ की शाखा में गया था तो पिताजी से पूछ के ही गया था। उन्होंने मुझे तब भी कुछ नहीं कहा। जब मैंने अपना प्रथम प्राथमिक वर्ग किया, 20 दिन का एक वर्ग होता है, मैंने वो भी किया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और क्या बोलते हैं, अभी उनके अंतिम समय तक भी उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि बेटा देखो ये विचारधारा रखो या ये विचारधारा रखो। ये हम अपने खुद के एक व्यक्तित्व पे, खुद की एक मानसिकता के हिसाब से हम अपना डिसीजन करते हैं और मुझे वही लगता है। तो ये ऐसा तो नहीं मिली जुली कुश्ती की एक पैर आपके परिवार का बीजेपी में, एक पैर कांग्रेस में, और आप तो शुरुआत से ही समृद्ध परिवार से आते हैं, तो ये शाही परिवार की कोई रणनीति तो नहीं है? देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं मेरे सगे काका हैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो तो टिमरनी के विधायक थे ही ना। तो मैं उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ता? एज अ भतीजे के तौर पे मैं उनसे जो बोलता वो उस चीज़ को मानते। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है,
क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, मकड़ाई परिवार से आता हूँ। मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी साहब थी, वो हमेशा कहा करती थी कि आपको राजधर्म का पालन करना है। 2008 में जब टिमरनी विधानसभा की जनता ने उन्हें चुना था, तो बहुत ही मतलब बहुत सारी अपेक्षाएं थी उनसे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए। 2013 में उनका इलेक्शन कैंपेन सिराली क्षेत्र का मैंने संभाला था, बाबा ने भी संभाला था। बहुत से वादे किए गए थे, वो वादे पूरे भी नहीं हो पाए थे। तो कहीं भी देखिए, लोगों ने मुझसे सवाल कहा, लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपने परिवार के होके भी क्यों उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो मेरा उनको यही कहना था कि परिवार से बड़ा हमेशा आपका क्षेत्र होता है, आपका राष्ट्र होता है, और जनता की सेवा करने का एक जज्बा होता है। आपने जैसा कहा कि आपके चाचा यानी काका जो कि संजय शाह बीजेपी से विधायक, आप उनके कार्यशैली से, उनकी उपलब्धियों से या जो उन्होंने कहा वो नहीं कर पाए, उससे आप कहीं ना कहीं व्यथित थे। तो इस बात को लेकर आपके और चाचा के बीच में मतभेद हैं कि मनभेद भी हैं? कभी आप साथ बैठते हैं और इन सब विषयों पर चर्चा होती है? देखिए, मेरे पिता के जाने के बाद वो मेरे काका हैं, यानी मेरे पिता के भाई, तो मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं। मैं जब भी मेरे सामने पढ़ते हैं, मैं बाज़ात उनको नमस्कार करता हूँ, जैसे आराम बोलता हूँ, पैर पड़ता हूँ। तो ऐसी कोई मेरे मन में कोई भावना नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब दो अलग अलग विरोधी पार्टियों से लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजनीतिक मंच पे कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, उनकी तरफ से भी निकल जाती होंगी, मेरी तरफ से भी निकल जाती होंगी। पर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, अंत में वो मेरे काका हैं, मेरे पिता के भाई हैं, मेरे लिए पिता तुल्य है। तो इज्जत में, कोई मान सम्मान में कोई कमी नहीं आती। तो कभी सियासत पे रियासत भारी पड़ी या रियासत पे कभी सियासत भारी पड़ी? देखिए, रियासत में मेरा मानना है कि 1971 के बाद से विशेष अधिकार चले गए थे, 1947 में रियासतें खत्म कर दी गई थी। आज मैं कहीं नहीं बोलता कि भी मैं एक राज परिवार से आता हूँ या मकड़ाई परिवार से आता हूँ। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी का समान अधिकार है, और रियासत वाली अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और रही बात सियासत की, तो पॉलिटिक्स तो है ही आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, वहाँ पे सब कुछ चलता है। पर ऐसा नहीं लगता है कि यदि रियासत नहीं होती तो सियासत में आप सबसे यंगेस्ट एमएलए के तौर पे नहीं? देखिए, मेरे पुरखों ने कोई अच्छा काम किया होगा, क्योंकि रियासत खत्म होके काफ़ी साल हो चुका है, 47 में रियासतें खत्म हो गई थी। लेकिन हाँ, मेरे पुरखों ने क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया होगा, जिस कारण से आज रियासत जाने के बाद भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है, उनका वोट मेरे साथ में है। तो मेरे पुरखों के ही कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जिसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नहीं, तो आशीर्वाद के साथ जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरे उतरने का प्रयास भी ईमानदारी से हो रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं रात में 2-2 बजे भी, हमारे क्षेत्र में मूंग की फसल होती है, नहर में हमेशा संकट रहता है, पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं खुद रात में 2-2 बजे जाकर मैंने पानी पहुंचाया था। जो नहर विभाग के एसडीओपी जो थे, वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने टिमरनी से और हरदा जिले से ही तबादला ले लिया था, क्योंकि मैं रात में 2-2 बजे उनको घुमाने के लिए, दौरे के लिए बोलता था। रही बात जब भी खाद्य संकट की होती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी बात किसानों की होती है, मैं कंधे से कंधे मिला के लड़ता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में जब भी दौरे की बात होती है, वहाँ पे अगर जन्मदिन बन रहा है, शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी वो मुझे जब बुलाते हैं, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो मेरी विधानसभा में कहता हूँ कि मेरा परिवार है, तो मैं उसको मानता भी हूँ। क्योंकि मेरे पिता जब मुझे पहली बार उस क्षेत्र में रह गए, तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इसको एक क्षेत्र मत समझना, ये मकड़ाई का हिस्सा रहा है और ये आपका परिवार है। तो कभी कोई ऐसी चीज़ मत करना कि आपके पुरखों को शर्मिंदा होना पड़े। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं अपने पूरे क्षेत्र को ही अपना परिवार मान के चलता हूँ। नहीं, ठीक है, आपने जो कहा कि आप वादों पे या विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कांग्रेस विधायक के पास मिलने जुलने के अलावा बहुत कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस विधायक भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार में उनके पास करने के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा हमारा जो हथियार होता है, शस्त्र होता है, वो होता है हमारा लोकतंत्र का मंदिर, यानी विधानसभा। विधानसभा के अंदर जब आप मांग करते हैं, और अगर आप सही मांग करते हैं, तो पूर्ण होती है। सिर्फ लड़ना आपको आना चाहिए, अपनी बात मनवाना आपको आना चाहिए, और अपनी शक्ति से बात कहना आपको आना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये विषय पूरे मध्य प्रदेश का था। मूंग तुलाई पिछले साल जो थी, वो 8 बोरा प्रति हेक्टेयर कर दिया था उन्होंने, और हमारी मांग थी कि उसको 12 किया जाए और प्लेट कांटों के साथ तुलाई की जाए। मैं जब विधानसभा में गया था मूंग की बोरी लेकर, खूब हंगामा मचा था, आपने भी उसको कवर किया था, और उसका फल ये हुआ कि अगले दिन ही 12 बोरी का आदेश आ गया था, और जो आज भी कायम है।
तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कांग्रेस विधायक काम नहीं कर सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक रोल गांव का पुल है, ये हरदा विधानसभा को टिमरनी विधानसभा जोड़ता है, या सिराली के ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 63 गांवों को जोड़ने वाला एक पुल है, महत्वपूर्ण पुल है। ये आज से 8 साल पहले टूटा था, जब संजय शाह जी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। उन्हें उस पुल को बनवाने में 3.5-4 साल लग गए थे, और वैकल्पिक रास्ते के नाम पर सिर्फ 2 या 3 जो पाइप्स होते हैं 4 फीट के, उसको डाल के एक वैकल्पिक रास्ता बना दिया गया था। लोग बहुत परेशान होते थे। उसका विरोध मैं करने खुद गया था। मैंने एक भैंस ली थी, भैंस के ऊपर लिखा था भाजपा सरकार, उसको बीन बजाई थी मैंने। विरोध करने का तरीका अलग हो सकता है। तो उन्हें 4 साल लग गया था उसको बनवाने में, और वैकल्पिक रास्ते के नाम पे 2 पाइप थे। अब हुआ ये कि मेरे कार्यकाल से कुछ पहले ही वो पुल टूटा, मैं विधायक बना, अब प्रेशर मेरे ऊपर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने उस पुल को सिर्फ रिपेयर करवाया 4 साल में, और मैं आने वाले 1 से 1.5 सालों के अंदर लगभग 12-12.5 करोड़ की लागत में पुल नया बन जाएगा, और वैकल्पिक रास्ते के नाम पे लगभग 85 लाख का 90 पाइपों का पूरा आरसीसी एक वैकल्पिक रास्ता बना दिया गया। तो सरकार उनकी थी, विधायक वो थे। मैं तो विधायक हूं लेकिन कांग्रेस का हूं, सरकार आज भी भाजपा की है। तो मेरा कहना है कि देखिए, जब आप प्रयास करेंगे तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, अगर प्रयास करने वाला है तो वो अपने हक और अधिकार को छीन के ले आता है। ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, नगद खाद वितरण केंद्र। खाद वितरण में बहुत धांधली होती है। 290 रुपए की जो खाद आती है वो 350 तक मिलती है, आदिवासी को 400 तक टिकाया जाता है। तो नगद खाद वितरण केंद्र जो डीएमओ केंद्र होता है, वो ना सिराली में था और ना ही रहडगांव में था। ये दोनों तहसीलें हैं मेरी। 15 सालों से मांग हो रही थी। हमारे काका श्री जो थे वो विधायक थे, वो पूरी नहीं कर पाए, और मेरे विधायक बनते ही सबसे पहले मैंने लेटर लिखा। मैंने विधानसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं उसमें लगाया। मैंने जो कृषि मंत्री हैं कंसाना जी, उनसे मैंने मांग करी, और जो याचिकाएं लगती वो भी लगाई मैंने। फलस्वरूप ये हुआ कि सबसे पहले सिराली डीएमओ केंद्र खुला, और फिर रहडगांव मतलब नगद खाद वितरण केंद्र दोनों खुल गए हैं। और रहडगांव मंडी लगभग 10 साल से बंद थी। मंडी पूरे मतलब एक तहसील की मंडी बंद थी, वो चालू हो गई है। तो काम तो पहले से ज्यादा अब हो रहे हैं। बस फर्क इतना है, सरकार उन्हीं की है। मैं तो कहता हूं, देखो, मेरी विधायक निधि भी मेरी नहीं है, वो भी मध्य प्रदेश विधानसभा से निकलती है। तो क्या भाजपा क्या कांग्रेस का? देखिए, संवैधानिक अधिकार एक विधायक के पास होते हैं, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायकों के काम जल्दी स्वीकृत हो रहे हैं, करोड़ों की राशि दी जा रही है, कांग्रेस को बहुत कम राशि दी जा रही है। क्या ऐसा वाकई है? अब ये देखिए, थोड़ा बहुत भेदभाव तो होता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जो शांत बैठते हैं, चुप रहेंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। अगर बच्चा रोएगा नहीं, जैसे मेरा भी ही जस्ट न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। बिना मांगे आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है ना। तो वैसे ही अगर आप मांग रखेंगे विधानसभा में, अपने हक और अधिकार अपने क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, तो आपके काम होंगे। मैं बताने वाला हूँ, मेरी विधानसभा में आने वाले 2 सालों में हम 22 सड़कें बनाने जा रहे हैं। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम 22 सड़कें बनाने जा रहे हैं। ये 22 सड़कें मुझे लगता नहीं कि पिछले 5 साल में भी कोई बनी होंगी। मेरे क्षेत्र में है रातामाटी, बिटिया, जूना पानी, लाखादे, चूर्णी, बापचा, इंद्रपुरा, बंसीपुरा, ये ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ सड़क ही नहीं है। यहाँ आपने न्यूज़ भी देखी होंगी कि जब डिलीवरी होती है बारिश में, तो खटिया पे लेके आना पड़ता है, या तो माँ की मृत्यु हो जाती है या बेटे की मृत्यु हो जाती है, और सड़क ही नहीं है। हम वो सड़कें बनाने जा रहे हैं, ये आदिवासी क्षेत्र है। और बिजली की उसमें बात करें तो जितने हमारे जो पुराने तार थे पहले 40 साल के, वो हम बदलवा रहे हैं, नए पावर स्टेशन बनवा रहे हैं। तो ये क्या बोलते, काम तो अब हो रहे हैं, पहले तो हुए नहीं थे। तो मेरा यही मानना है कि आप प्रयास करिए, बिल्कुल आपको फल मिलेगा। आप जो प्रयास करते हैं, आपके चाचा लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, विजय शाह जी, उनका भी फायदा मिलता है? कभी जाते हैं कि चाचा मेरा फेवर करा दो? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश इतने ही मंत्री सबके पास चला जाता हूँ, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने लोगों के लिए हाथ जोड़कर। कुछ मांगने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति मूंछों के साथ नहीं हो सकती, राजनीति ईगो के साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको झुकना भी पड़ता है, मानना भी पड़ता है। तो मैं दोनों चीजें, देखिए, अगर कोई मिनिस्टर है, अगर वो मेरे हाथ जोड़ने से मेरे क्षेत्र को कोई सौगात दे देता है, तो ये मेरा मतलब सौभाग्य है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और नहीं देते हैं तो फिर बहुत से तरीके होते हैं विधानसभा में, तारंगे प्रश्न होते हैं, अतारंगे प्रश्न होते हैं। जब वो अच्छे लग जाते हैं तो वो काम हो जाता है। मांग करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। विधानसभा में जो जितने यहाँ चिल्लाता है, उसको चुप कराने के लिए उतनी उसकी बातें मान ली जाती हैं। तो आपने देखा है विधानसभा में, मतलब आवाज में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है मैंने। चलिए, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और विरासत में भी सियासत मिली, और आपने अपने काम से भी साबित किया कि सियासत में आप एक माहिर खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं।
अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिखाड़ी हो चुके हो, खिलाड़ी के साथ सिखाड़ी। अब यूथ के लिए जो आपका व्यक्तित्व है, कृतित्व है, आपकी राजनीतिक यात्रा है, वो एक इंस्पायरिंग यात्रा के तौर पर ली जा सकती है। तो यूथ को लेकर आप क्या कहेंगे कि यदि रियासत से नहीं भी है तो सियासत में वो सफल हो सकता है, उसे आना चाहिए? बिल्कुल, आपको देखेंगे एक 27-28 साल के रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते थे, उन्होंने मेहनत करी, छात्र संघ की राजनीति में गए और आज विधायक हैं और आज लोग सब जान रहे हैं उनको। मतलब मैं भी विधायक हूँ पहली बार का, वो भी विधायक है पहली बार के, लेकिन मैं भी उनका कोट कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कोई बड़े परिवार से नहीं आते हैं, संपन्न परिवार से नहीं भी होते हो या राजनीतिक परिवार से भी नहीं आते हो, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो राजनीति में आप दशा दिशा सब बदल सकते हैं। और मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि देखिए, बाहर रह के जब मैं स्कूल कॉलेज में था, मैं कभी भी एनएसयूआई या एबीवीपी या किसी भी छात्र संघ की राजनीति में नहीं था मैं। हम उस समय बात किया करते थे कि यार ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ये बड़े करप्ट होते हैं और ये क्या बोलते काम नहीं करते हैं, ये आलसी होते हैं। तो राजनीति के बाहर रहकर नेताओं को ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति एक कीचड़ है, लेकिन उसी कीचड़ में उतरकर उसको साफ करने का प्रयास करना ये अलग चीज़ है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि हमारा देश बदले, ये करप्शन हटे, लोगों के काम हो, सरलता के साथ काम हो। ऐसा ना हो कि एक विधायक जा रहे हैं तो विधायक के काफिले में मानो चला 16-16 गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसा नहीं हो। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को भी राजनीति में आना पड़ेगा। तो आपकी राजनीति मैंने देखी, आप कोई बहुत बड़ी गाड़ियों में नहीं चलते, बहुत सामान्य कपड़े पहनते हैं, आप राजनेताओं जैसे ड्रेसेस में यकीन नहीं रखते, कॉस्ट्यूम्स में। क्या कारण है कि आप इस तरह से रहना पसंद करते हैं? ये आपका एक स्टाइल है या इसके पीछे कोई राज है? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं कुर्ता पजामा हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, मैं वो भी पहनता हूँ, लेकिन एक युवा होने के कारण जरूरी नहीं है। माना ये जाता था कि जो अच्छे स्त्री किए हुए, प्रेस किए हुए व्हाइट कुर्ता पजामा पहनता है वही नेता होता है, बड़ा नेता होता है, विधायक होता है। और मेरा कहना है कि विधायक जो होता है वो अपने कर्मों से होता है, कपड़ों से नहीं होते हैं। तो कर्म अच्छे रखो, मेहनत अच्छी करो, लोग आपको पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेस किया हुआ व्हाइट कुर्ता पहना है तो ही आपको पहचानेंगे। पर राजनीति, आपने कहा ना कीचड़ में कमल खिलाने जैसी स्थिति है कि पूरी राजनीति का जो तालाब है वो कीचड़ से भरा हुआ है, सना हुआ है। कैसे युवाओं में होप दिखे? जैसे आप बाहर थे तो आपको वही लगता था, लेकिन अंदर हैं तो बहुत ज्यादा आप आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव की आज आवश्यकता है। समाज चाहता है कि अब वो राजनीति का स्तर बदले, जो कट सिस्टम, भ्रष्टाचार, वो उससे दूर होकर नए जमाने की राजनीति होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे, मेरा एक इंस्टाग्राम का मेरा एक पेज है ML अभिजीत शाह के नाम से, उसको आप अगर फॉलो करेंगे, देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मुझसे पहले टिमरनी विधानसभा में या हरदा जिले में राजनीति मतलब यही होता था कि आप शादियों में जा रहे हैं, व्यवहार दे रहे हैं और खाना खा रहे हैं और मिल रहे हैं। लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि विधायक के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, हमारे विधायक निधि में हमें क्या क्या अधिकार संवैधानिक तौर पे दिए हुए हैं, उन चीज़ों को हम निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। तो मुझे मालूम चला कि विधायक जो होता है उसकी विधानसभा बनने वाली हर सड़क, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे वो PWD की सड़क हो, चाहे वो RS सड़क हो, चाहे वो मंडी से आई हुई सड़क हो, उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार होता है। आप देखेंगे तो मैंने खुद जा जाकर वहां पर रोडों को मैंने उसके मापदंड पे, उसके पैरामीटर्स पे मैंने जांच की है। बहुत सी सड़कें फेल हुई हैं, जब वो फेल होती हैं तो ठेकेदार भगा भगा आता है, उस ठेकेदारों को भी मैंने भगाया है, कुछ ठेकेदारों को मैंने ब्लैकलिस्ट भी करवाया है। और मैं आज भी जब मेरी विधानसभा बनने वाली सड़कों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं जांच में खुद जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। कोर कटिंग की मांग करते हैं, हमारे पास विधायकी में एक अधिकार होता है कि हम कलेक्टर से कोर कटिंग की मांग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट की मांग कर सकते हैं। मैं वो सारे अधिकारों का इस्तेमाल करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मेरी विधानसभा में सड़कें अच्छी बने, अगर वो बने तो लंबी चलें, है ना। तो मेरा यही कहना है कि ये एक युवा की एक विचारधारा हो सकती है, मेरी नहीं। कोई भी युवा अगर चुन के जनप्रतिनिधि बन के आएगा तो वो देश के लिए अच्छा काम करना चाहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आना चाहिए और राजनीति के अंदर तो आप मतलब विधानसभा में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो पंचायत के डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो RS का हो, नगर परिषद का, वो सब के बजट विधानसभा से ही पास होते हैं। तो अगर आप विधानसभा में फिर लड़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ज़्यादा से बजट में विधानसभा में लेके आएंगे। ऑन द रिकॉर्ड तो आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब आप देखते हैं कि वही नेता वर्षों से जमे हुए, उन्हीं की सल्तनतें राजनीति में हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथ में सारी कमान होती है और उनका करने और कहने का ढंग भी वही होता है
सोच भी वही होती, तो इसको कैसे बदल सकते हैं हम, क्योंकि जड़ता तो छाई हुई है ना। देखिए, मेहनत करिए, पसीना बहाइए और क्षेत्र में उतरिए। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि हमारे यहाँ भी पुराने नेता हुआ करते थे। मैं आज वहाँ से क्षेत्र से विधायक हूँ, पहली बार का विधायक हूँ, सबसे यंगेस्ट एमएलए हूँ। और आप देखेंगे ये जो बदलाव है ये हर जगह आ रहा है। आप कांग्रेस की राजनीति में देखेंगे तो जीतू पटवारी जी भी युवा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोग ही बैठ गए हैं, नए लोगों का मौका मिलता है, आगे आते हैं। लगातार हारने का क्या कारण है कांग्रेस? देखिए, मैंने दोनों ही पार्टी में काम किया है ना। हो सकता है मेरे कहने के बाद कुछ लोगों को इस पर आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन भाजपा जो है, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और ये संगठन के हिसाब से चलती है। संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि भाजपा जो है वो एक एमसीबी बॉक्स है। वहां आपने एक बटन दबाया और सब पूरे कमरे की लाइट पंखे सब काम करना शुरू कर देते हैं, अपना सबको रोल पता है। कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, अगर आपने बटन पहले फैन में चला दिया तो लाइट बुरा मान जाएगी, लाइट का बटन पहले दबा दिया तो ट्यूबलाइट बुरा मान जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक अंतर है कांग्रेस की मतलब संगठन में और भाजपा के संगठन में। और कांग्रेस को अभी संगठनात्मक तौर पे काफी कुछ काम हुआ है, पर अभी और हमें काम करना है। अगर हमारा विरोधी है, दुश्मन है, उसने कुछ हमसे अच्छा कर रखा है तो उसको सीखने में कोई, मुझे लगता है, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो संगठनात्मक तौर पे हमको अभी भाजपा से मुकाबला करना है तो मेहनत और करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका सच का सामना है, कई बार ये मोहभंग का कारण भी बन जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभिजीत शाह कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी साबित हो और जैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने पलायन किया, एक नंबर अभिजीत का भी हो? देखिए, मेरे परिवार में कांग्रेस में भी लोग हैं और भाजपा में भी लोग हैं। किसी भी पार्टी के कोई रास्ता हमारे परिवार में कभी कोई बंद नहीं रहा है। ये मेरी राजनीतिक सोच थी, मेरी विचारधारा थी कि मुझे कांग्रेस के साथ रहना है, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। और आप देखेंगे कि मैं जो बोलता हूं, ऐसा नहीं कि इस इंटरव्यू में बोल रहा हूं, ये चीज़ मैं मेरी पार्टी फॉर्म में भी बोलता हूं, संगठन की बैठक में भी बोलता हूं, हमारे जो प्रभारी आते हैं प्रदेश के उनको भी मैंने कहा है। मैंने स्पष्ट बोलता हूं कि साहब, मैं देखिए, मैं तो संघ से आया हूं और मैंने चुनाव जीतने के बाद मेरा एक स्टेटमेंट भी आया था कि मैंने संघ की तर्ज पर चुनाव लड़ा था। संघ की तर्ज क्या थी? आप भाजपा में देखेंगे तो पन्ना प्रभारी बनाते हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं सेक्टर अध्यक्ष तक, मतलब हर 5 पोलिंग बूथ पे हमारा एक सेक्टर अध्यक्ष होता है और उसके नीचे से टीम भी होती है। लेकिन पन्ना प्रभारी क्या होता है? एक वोटर लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो 30 चेहरे और 30 नाम होते हैं। उस 30 चेहरे 30 नाम में से एक व्यक्ति अपना आइडेंटिफाई करके उसको बताना कि भैया आपको 30 लोगों की जवाबदारी है वोट डलवाना, ये होता पन्ना प्रभारी। उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया और मैंने मेरी विधानसभा में सिराली में इसका ट्रायल लिया था। मैंने सिर्फ सिराली ब्लॉक, मेरे पास 4 ब्लॉक है, मैंने सिराली में ट्रायल लिया था, जहां से मैंने 8,500 की लीड भी ली। बाकी सब जगह मैं हारा था, पर जहां ट्रायल लिया हूं जीत गया मैं इस चीज को। तो हमने वहां पे अलग अलग 4 पेन यूज किए थे। ग्रीन पेन जो था वो ये था कि भैया ये व्यक्ति जो है ये ढुलमुल है, इधर ये कांग्रेस में वोट देगा, इधर वो बीजेपी में वोट देगा। रेड पेन जो है वो कंप्लीटली नो था, यानी ये बीजेपी का कट्टर हार्डकोर समर्थक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, वेस्ट ही नहीं करना टाइम, आपके बहुत मेन चीज होती है। और ब्लू पेन वो था, यानी ये हमारा कांग्रेस का वोटर है, अगर वोट डालेगा तो कांग्रेस को डालेगा। और ब्लैक पेन जो था वो ये था कि देखिए, अगर ये व्यक्ति जो है ये मर चुका है या शादी ब्याह होकर कहीं जा चुका है, ये वोट नहीं डालेगा, मतलब हमको संभावना है कि डमी वोट डल सकते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके ब्लैक नाम जितने भी थे वो हमने कटअप करवाए। और जब वोटिंग का दिन होता है तो हर पोलिंग बूथ पर हमारे जो पोलिंग एजेंट्स थे, युवा जो थे, जिनकी मोटरसाइकिल लेके वो खड़े हुए थे, उन लोगों को लिस्ट दे दी गई कि ये जो ब्लू है इनको वोट डलवाओ। कई बार क्या होता है कि आपकी एक पोलिंग बूथ में 350 वोटर आपके हैं और 360 उनके हैं, या 300 350 उनके भी हैं, लेकिन हमारे 300 डल पाते हैं और वो अपने पूरे डलवा लेते हैं, तो हम 50 वोटर से वो पोलिंग बूथ हार जाते हैं। यही होता है। तो हम लोगों ने ट्राई किया कि हमारे जो ब्लू वोट्स हैं, यानी जो पक्का कंफर्म वोट है, जो डालेगा तो हमको ही डालेगा, उनको हमने खेतों में से ला के निवेदन कर करके, कभी कभी ऐसा 45 साल के हमारे बुजुर्ग थे वो नहीं आ सकते तो हमारे लड़के जाते थे कि दादा चलो वोट डाल के आइए, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसका फल जो था वो सिराली एक लिविंग एग्जाम्पल है उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें अभी और बड़े स्तर पर करना चाहिए। आपने जो बात कही, कांग्रेस निश्चित रूप से चलेगी। अब नेताओं की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, फिर जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, 4-5 बड़े फेस हैं मध्य प्रदेश में। आपको सबसे अच्छा फेस व्यक्तित्व और कृतित्व के तौर पर, कांग्रेस के कर्णधार के तौर पर कौन नजर आता है? देखिए, ये सब इतने बड़े बड़े नाम हैं, मेरे सब वरिष्ठ हैं, इन लोगों से मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, उनका आशीर्वाद मैं लेता रहता हूँ। और मुझसे लोग इतने बड़े हैं उम्र में भी और कद में भी और पद में भी कि मैं जब जाता हूँ तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ सिखाओ, उनके साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप
एक व्यक्ति से पूछो कि आपकी 5 उंगलियां हैं और 5 में से कौन सी आपकी फेवरेट है, तो आप नहीं बोल सकते। ये मेरे सभी वरिष्ठ हैं, सम्माननीय है, तो मैं उनमें से अगर आप बोलो कि एक को चुनो तो संभव नहीं है मेरे लिए। पर पार्टी को तो एक को चुनना पड़ेगा, किसी को फेस बनाकर उतारना देखिए, पड़ेगा। जो भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है, मेरे लिए मेरा वो अध्यक्ष है। पहले वहां पर कमलनाथ जी थे, तो वो मेरे लिए अध्यक्ष थे। आज भी मेरे लिए पिता तुल्य है, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत से मित्र भी रहे हैं वो। और आज उस कुर्सी पे जीतू पटवारी जी बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए मेरा अध्यक्ष वही है। तो जो अध्यक्ष आदेश करेगा, संगठन को वही चीज करनी होती है। तो मैं भी एक संगठन का छोटा सा सिपाही हूँ, जो मेरा अध्यक्ष बोलेगा मुझे वो चीज को फॉलो करना है। आप ट्राइबल वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग, आपके हाथों में राम लिखा हुआ है और आपकी विचारधारा, आपकी सोच संघ से जुड़ी हुई है। आज ये जो विषय है ये बहुत गहरा सा गया है, मतलब धर्म के अंदर ही विभाजन हो गए हैं। आदिवासियों को लेकर वनवासी, आदिवासी, मूल्यवासी की तरह कई बातें शुरू हो गई हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट पर यदि हैं तो धर्मांतरण के मामले में आदिवासी हैं। तो इस वर्ग के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरी विधानसभा जो है वो आदिवासी विधानसभा, लगभग 66,000, लगभग 66,000 वहाँ पे आदिवासी हैं। और हमारे यहाँ पे आप जाएंगे गांव-गांव में, तो वहाँ पे गणेश जी बिठाते हैं, दुर्गा जी को बिठाते हैं, बड़ा देव को भी मानते हैं। तो आदिवासी विचारधारा जो है वो सनातन धर्म का ही एक हिस्सा मेरा मानना है। सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, को हार्डकोर हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, पर सनातन धर्म में ही ये सब कुछ आ जाता है। तो अगर आप किसी को ये बोलो कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा ही करो, तो ये गलत हो जाता है। हाँ, धर्मांतरण की बात करी तो बैतूल तरफ ही बहुत होता है। मेरी विधानसभा में भी घुसने का प्रयास किया गया था, तो उसको हमने रोका है, काफी स्तर पर रोका है कि कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो ट्राइबल्स के पास आते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, पैसे की लालच देते हैं, अच्छी शिक्षा की वादा करते हैं और उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। तो धर्मांतरण का घोर विरोधी मैं हमेशा से रहा हूँ। मैं यही प्रयास करता हूँ, मध्य प्रदेश लेवल की बात नहीं कर सकता, जिला स्तर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी विधानसभा में धर्मांतरण ना हो, इसका मैं विशेष तौर पर ध्यान रखता हूँ। तो आपकी पार्टी भी इस बात को समझती है कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है, सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस की विचारधारा बदले। कमलनाथ के दौर में थोड़ा चेंज भी आया था, अब फिर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, जैसे दिग्विजय सिंह का आज ट्वीट आया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। आखिर उसकी मूल विचारधारा क्या है? देखिए, कांग्रेस की मूल विचारधारा, मैंने पहले भी कहा कि गांधी जी भी कांग्रेस की विचारधारा थी, भगत सिंह भी कांग्रेस की विचारधारा थी और सुभाष चंद्र बोस जी भी कांग्रेस की विचारधारा थी। हमारे तो अध्यक्ष रहे, है ना। तो कांग्रेस की मूल विचारधारा जो है वो नरम दल गरम दल जो भी हम कहते हैं, दोनों तरह की विचारधारा, यानी देश की विचारधारा, विभिन्नता में भिन्नता वो जो करते हैं ना, वो ही हमारी विचारधारा है। हम किसी पे अपनी विचारधारा थोपते नहीं है। और दिग्विजय सिंह का क्या ट्वीट आया मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने कमलनाथ जी की बात करी, तो मैं कहना चाहूँगा कमलनाथ जी ने अपने निजी पैसों से लगभग 108 फीट की छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति बनाई है। मुझे मध्य प्रदेश में भाजपा का एक नेता बता दीजिए जिसने 108 फीट की अपने जेब के पैसों से मूर्ति बनवाई हो। पहली बात, चांदी की ईंटें जब राम मंदिर बना था, उन्होंने 8 चांदी की ईंटें जो है वो राम मंदिर में भेंट की थी। जब मैं उस एक कार्यक्रम में पापा के साथ गया था, जब गणेश चतुर्थी थी, तो कांग्रेस भवन में, कांग्रेस कार्यालय जो हमारा है भोपाल में, वहाँ गणेश जी भी बिठाए गए थे, तो मैं उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है कि ये भैया फलानी पार्टी जो है ये ऐसी हो रही है। मैं अंदर से देखता हूँ, तो मैंने आपको कहा ना कि मैं संघ में था, तब भी मेरे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो। आज मैं कांग्रेस में हूँ, तब भी मेरे ऊपर कोई बर्डन या कोई ऐसा फोर्स या जोर जबरदस्ती नहीं है। तो फिर भी कमलनाथ के इतने प्रयासों के बाद भी बहुसंख्यक वर्ग का वो विश्वास नहीं रहा, शायद उसके पीछे आपके ही पार्टी के कुछ नेता रहे होंगे। तो अब पार्टी को यदि आगे बढ़ना है, जिस रसातल की तरफ पार्टी गई है, तो बहुसंख्यक वर्ग और उसकी भावना, उसके धर्म, उसकी मान्यताओं को ध्यान में रखना होगा, सोचते हैं? देखिए, मैं मेरा एक आपको एक कोट करना चाहूँगा, जो मेरी विधानसभा में मैं कोट करता हूँ कि देखिए, जब आज़ादी के समय 2 तरह की विंग्स थी, लेफ्ट विंग और राइट विंग, यही था ना। अब राइट विंग जो है वो आप देख रहे हैं कि वो एक कट्टरता की तरफ ले जाती है, चाहे वो मुस्लिम वाली विचारधारा हो या हिंदुत्व वाली विचारधारा हो, वो एक राइट विंग कहलाती है। और एक लेफ्ट विंग होती थी जो होती थी कम्युनिस्ट। ओके। कांग्रेस का जो रोल था वो था कि हम दोनों के बीच की लकीर हैं, हम ना लेफ्ट झुकेंगे ना राइट झुकेंगे, हम देश की विचारधारा है। मैं मेरी विधानसभा में जो कहता हूं कि देखिए, चाहे आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, या आप क्रिश्चियन हो, या आप सिख हो, अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं,
आप अपने देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, देश के लिए कुछ करने को तैयार हैं, तो आप मेरी नज़रों में कांग्रेसी हैं। और अगर आप अपने देश को कुछ देने को तैयार नहीं है, उसके लिए मरने को तैयार नहीं है, भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं है, तो फिर चाहे आप हिंदू हो, आप चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आप कुछ भी हो, आप मेरी नज़रों में वो कांग्रेसी नहीं हो सकते। तो हम वो पार्टी हैं जिसका नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही तो हमारा नाम है। हम वो पार्टी हैं जो अपने नाम से पहले, कांग्रेस से पहले भारत और राष्ट्र को रखते हैं। राष्ट्रवाद ही हमारी विचारधारा है। चलिए, तो इंटरव्यू के आखिरी सेक्शन में कोई सवाल नहीं, बस आपके पास गेंद पाले में है कि आप जो कहना चाहें अपने क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, एक यंगेस्ट एमएलए के तौर पे, एक सियासत के एक वारिस के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विधायक की कुर्सी होती है, ये किसी एक की नहीं हो सकती। मुझसे पहले भी कई विधायक रहे हैं, मेरे बाद भी कई विधायक रहेंगे। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो दोबारा चुन के आऊँगा, नहीं करूंगा तो नहीं चुन के आऊँगा। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो सिर्फ इतना है कि मेरे कार्यकाल में क्षेत्र में जो काम हो, जो विकास हो, युवाओं के लिए कुछ रोजगार मैं पैदा कर सकूँ, ये कुछ भी ऐसे काम हो जो लोग याद रखें कि मेरा कार्यकाल भले ही खत्म हो जाए, मैं भले ही खत्म हो जाऊं, लेकिन जब मैं ना रहूं तो भी लोग मेरे कार्यकाल को याद रखें कि भैया सबसे अच्छा टिमरनी विधायक विधानसभा में कोई विधायक रहा है तो वो अभिजीत शाह रहा था, सबसे मिलनसार कोई विधायक रहा था वो अभिजीत शाह रहा था। मैं मेरी विधानसभा में शिक्षा निधि जो देने, मतलब कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या जो इलाज कराना चाहते हैं, विधायक के पास शिक्षा निधि होती। मैं कभी नहीं पूछता कि आप कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, आप मेरे परिवार के हो, आप मेरी विधानसभा के हो, मैं आपके साथ हूँ। तो मेरा यही एक प्रयास रहेगा कि मेरे कार्यकाल को लोग अच्छा समझें और मैं अच्छी मेहनत कर सकूं और कुछ सौगात अपने क्षेत्र में दे सकूं। ठीक है, तो अभिजीत जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी आप जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। अपने स्वयं के जो आपके सोच है, आपकी एजेंडा है, जो आपका आगे का भविष्य का प्लान है, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते रहें। फेस बियॉन्ड फेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।